चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ है। किसी त्रिभुज में कोणों का कुल योग डॉट 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 होता है 180 डिग्री होगा। ठीक ना, कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ठीक ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आगे चलें। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। आपसे पूछता त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा? आप कहेंगे कि 360 डिग्री। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि यहाँ पर अंतः या बाह्य नहीं कहा है, जब कुछ नहीं कहा तो अंतः कोण ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 है। यदि दुकानदार इसे 5% की हानि पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य है। तो 12 पंचे 60, 6 रुपये का हानि हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 114 रुपये। ठीक ना, 114 रुपये। 120 है, 5% का हानि 19/20 बन जाएगा। ठीक ना, चलिए 114 रुपये। या वैसे ही 5% का लॉस 120 पर 12 पंचे 60, 6 रुपये का लॉस हो जाएगा। 120 में 6 घटा देंगे, हो जाएगा 114। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 15 व्यक्तियों के किसी कार्य को 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आसान क्वेश्चन ये है। ये भी क्या लगा देंगे? M1D1 बराबर M2D2 लगा देंगे। M1D1 बराबर M2D2। कितना व्यक्ति थे? 15 व्यक्ति 30 दिन में। 15 व्यक्ति 30 दिन में। अब कितने व्यक्तियों से कराना है? 20 व्यक्ति से। तो 20 व्यक्ति कितने दिन में? D2 दिन में। इसलिए D2 हो जाएगा 15 × 30 बटे 20, 45/2। ठीक ना, 45/2 दिन, यानी कि 22.5 दिन। ठीक ना, 22.5 दिन आएगा। आगे चलें। 22.5 दिन। अगले पर चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है? 2/9, 16/21, 32/117 और 54/189 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करना है। तो P/Q के रूप में संख्या है। P/Q के रूप में संख्या है। तो क्या लिखा है? 2/9, 16/81, 32/32/17, 117, 32/117 और 54/189, 189 का क्या चाहिए? मासा चाहिए। तो क्या चाहिए? मासा चाहिए, HCF चाहिए, या इसी को कहते हैं GDC। HCF चाहिए। क्या करेंगे? P/Q के रूप में रहेगा तो मासा अगर निकालना है P/Q के रूप में तो अंश का मासा, अंश का क्या होगा? मासा, और हर का लासा। हर का लासा जो निकालना वो अंश में रहेगा और जो नहीं है वो हर में रहेगा। तो अंश का मासा, अंश का मासा कितना आएगा? 2। अंश का मासा कितना आएगा? 2, 16, 32, 54 का 2 आएगा। 2 और इसका लासा, इसका लासा कितना बनेगा? बताइए। हाँ, 7371, 7371। इसका LCM निकाल लेंगे ना। 189 पहले ले लीजिए। ठीक ना, ऐसे कर लेंगे। देखिए
एक बार 189 ले लीजिए या 189 को गुणा करके लिख लीजिए। 2 21 गुणे 9 है ना, ये 21 गुणे 9। तो यहाँ ये 13 गुणे 9 लिखा है, तो इसमें 13 तो आ नहीं रहा, 9 तो आ गया, तो एक 13 का गुणा होगा। 81 में से 9 आ गया है और 3 27 आ गया है। 9 आ गया और 21 में 3 है, तो 27 आ चुका है, तो और 3 की जरूरत है, तो 81 हो जाएगा। 27 या 81, 9 आ चुका है, तो ये आपका हो जाएगा लासा। ये हो गया इसका एलसीएम। और ये आपका एचसीएफ पहले ही आपने बता दिया था कितना है, 2 है। इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 73 71, 7371। आगे चले, अगला क्वेश्चन नंबर 5। दो ट्रेन जो क्रमशः 136 मीटर और 185 मीटर लंबी हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जिनमें से एक की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक स्थान पर मिलने के बाद दोनों ट्रेन कितने समय में एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी? ठीक ना, एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी। कैसा डायरेक्शन है? विपरीत डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों के स्पीड का योग। किससे चल रही हैं वो? 80 और 55, 80 प्लस 55 से चल रही हैं। ठीक ना, रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चालीय हो जाएगा 5 135 किलोमीटर प्रति घंटे। और कुल कितना दूरी चलेंगे? कुल दूरी चलने पड़ेगा लंबाई के योग के बराबर, L1 प्लस L2। पहली लंबाई है पहली रेलगाड़ी की 136 और प्लस 185 मीटर, कितना हो गया? 321 मीटर। इसलिए समय लगेगा, समय आपका हो जाएगा 321 बटे 135। इसको चेंज कर देंगे 5 बटे 18 से, मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है ना, चलिए कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा? 321 गुणे 18 बटे 135 गुणे 5। दशमलव में आ रहा है, पहले 9 से काट लीजिए। 9 दूनी 18, 9 एक कम 9, 9 पचे 45। ठीक है ना, और कट रहा है किसी से? 3 से। 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 0, 3 सते 21, 214, 214 बटे 25, भाग दे लीजिए। 25 अट्ठे 200, ठीक ना, 25 अट्ठे कितना होगा? 200, 14 140, 25 पंचे और फिर 6 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो वह डाट डाट के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। वह डाट डाट के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। बताइए। नहीं होगा?
56% कितने में हुआ है? 56% हुआ है 7 वर्ष ना, इसलिए 1% कितने में होगा? 7/56 यानी कि 1/8 वर्ष, इसलिए बराबर होना यानी कि 100% होना है, तो 100/8 वर्ष कितना आएगा? 12 अट्ठे 96, तो 12 वर्ष और 6 माह, 12 वर्ष 6 माह, 12.5 वर्ष, 12.5 वर्ष लिखा है। कैसे लिखा है? हाँ, 12 वर्ष 6 माह। आगे चले, 12.5 ही हो रहा ना ये, इसको देख लीजिए। 12.5 कितना? 12 बार जाएगा, फिर बचेगा 4/8, यानी कि 12 सही 1/2। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है, सी की आयु की आधी है। कौन? ए की आयु, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है और सी की आयु की आधी है। ए की आयु के बारे में ही बात हो रहा, ए है, बी है, सी है। ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और इसकी कितनी? हाफ है, आधी है। तो ये 1 है, तो ये कितना है? 3 है, और अगर ये 3 है तो ये कितना रहा होगा? 6 रहा होगा, ठीक है ना। ये 1 है तो ये कितना है? 3 है, और ए जो है सी का आधा है, अगर ए 3 है तो सी कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। आगे क्या दिया है? सबका योग दिया, क्या दिया है? हाँ? सबका योग दिया है, तो 3 1 4 और 4 6 10, 10 बराबर 120, 1 बराबर 12। किसका चाहिए? ए का चाहिए। 3 बराबर 12 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 36, 36 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना, 36 वर्ष। आगे चले, मिटा दें, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी का। क्या दिया है? समांतर श्रेणी 3 8 13 18 23 ... का 50वां पद क्या होगा? 3 8 13 18 23, 3 8 13 18 23 ऐसे चल रहा है। इसका कौन सा टर्म चाहिए? 50वां पद चाहिए, 50 नंबर का टर्म चाहिए, 50वां टर्म चाहिए। तो क्या होगा समांतर श्रेणी में? n बराबर, सीधा लिख दें, n बराबर होगा L-A/D+1, ठीक ना, L-A/D+1। तो यहाँ पर लास्ट टर्म पता नहीं है, तो हमें 50वां टर्म ही चाहिए ना, तो ये लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें n निकालना होता तो ठीक था, हमें चाहिए Tn चाहिए, हमें Tn चाहिए, तो हो जाएगा A+n-1 इंटू डी। हमें 50वां टर्म चाहिए, T50 चाहिए, तो हो जाएगा 3 + 49 गुणे कितने का डिफरेंस है? 8 - 3 5 का, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस कितना हो गया ये? 245, 245 तो हो गया 248। 50 नंबर का टर्म क्या होगा? 248 होगा। आगे चले, समांतर श्रेणी में इतनी आपको आना चाहिए। Tn इसी को कहेंगे, इसी को L कहेंगे, बराबर A+n-1 इंटू डी, और Sn जो आपका होगा, क्या करें,
हाँ, एस एन जो होगा वो होगा आपका n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 a प्लस यल, और डी बराबर जो होगा होगा T2 माइनस T1, या T3 माइनस T2, या T4 माइनस T3। आगे चले, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 इंटू D2। अगर विकर्ण पता है तो, अगर दोनों विकर्ण आपको पता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 इंटू D2। सॉल्व कर लीजिए, 1/2 गुणे 10, 10 गुणे 8.2, तो आपका हो जाएगा 41, ठीक ना, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 4.1, 10 से गुणा हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलिए, 10 नंबर देखिए, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 D1 इंटू D2। क्षेत्रफल आपका 2 होगा, एक होगा 1/2 D1 इंटू D2, दूसरा होगा बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई। समचतुर्भुज का या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा आधार गुणे ऊंचाई, और आपका होगा 4a स्क्वायर इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, या कुछ लोग याद करते a स्क्वायर बराबर D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर। इतना होगा समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा आपका 4a, परिमाप आपका होगा 4a। आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 10, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहां 0 से बड़ा है a प्लस बी और 90 के बराबर या 90 से छोटा है। आगे कंडीशन दिया a इज ग्रेटर देन b है हो, तो a और b का माप ज्ञात कीजिए। अरे आपको दिया साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कास a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहां 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90, और अगली कंडीशन a इज ग्रेटर देन b हो, तो ए बी का मान। तो एक हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 60। साइन 1/2 किस पर मिलेगा, साइन का मान 1/2 किस पर मिलेगा, 30 पर। लिखा है साइन a माइनस बी बाई 2, सॉरी a माइनस बी बराबर 1/2, इसलिए a माइनस बी आएगा कितना, 30 डिग्री आएगा। और लिखा है कास a प्लस बी बराबर 1/2, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक ना। ए बी अलग अलग चाहिए, तो a बराबर हो जाएगा 30 प्लस 60/2, और b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 30/2। एक होगा 45 और एक होगा 15। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए।
दो संख्याओं का अनुपात 11:19 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात 5:9 हो जाता है। वास्तविक संख्याओं के बीच निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 56 होगा। सॉल्व किए हैं, कैसे बता रहे हैं? तुक्का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, 11:19, 11:19, तो 19 के एक होगा और -11 के, यानी कि 8 के होगा। तो के का कोई भी मान आएगा उसमें 8 से गुणा होगा। 8 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? ए ऑप्शन। 8 सते 56, ठीक ना? हाँ हाँ आया था, लेकिन इसमें अंतर नहीं पूछा था। आया था, उसमें अंतर नहीं पूछा था। उसमें कहा था कि अनुपात समान अनुपात वाला था। वो कितना सब में से घटाया जाए कि समान अनुपात में हो जाए, ऐसा क्वेश्चन आया था कल। ये तो हो गया भाई ट्रिक। बाकी सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व जैसे आपने मान लिया आपका अनुपात दिया 11:19, तो एक संख्या हो गई 11 के, अगला हो गया 19 के, और दोनों में से क्या घटाना है? 7। कह रहा ना 7 घटाने पर अनुपात क्या हो जाता है? 5:9, 5/9 हो गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे, के का मान आ जाएगा 7, और हमें जो चाहिए वो चाहिए 8 के। कितना चाहिए? 8 के। तो 8 × 7 कितना हो जाएगा? 56, ठीक है ना? जैसा ऑप्शन दिया है वैसे हमें लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा हम आंसर बता सकते थे, 56 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब और एक ऑप्शन 8 से कटता तो नहीं बता पाते, फिर सॉल्व करना पड़ता, ठीक है ना? 12 नंबर देखिए, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 3/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% बताना है। क्या दिया हुआ है? किसी संख्या के x के 3/5 गुणे 7/17 और गुणे क्या दिया है? 2/5 बराबर कितना है? 84। सॉल्व कर लीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा? 84 × 5 × 17 × 5/3 × 7 × 2, ठीक ना? 7 दूना 14। देख लीजिए। बार 14 पढ़ा पढ़ रहे हैं। 14 छक 84, ये नहीं एक बार भी बता पा रहे हैं। 14 छक 84, 14 तिया 42 और 42 दूना 84 बता रहे हैं। फिर काट देंगे 3 से, ये हो जाएगा 2। तो आपका मिल गया 2 × 5 × 17 × 5, ये हो गया x। और इसका हमें चाहिए, x का क्या चाहिए? 40% चाहिए, यानी कि x का हमें चाहिए 2/5 चाहिए। संख्या का 2/5 चाहिए, तो हो गया आपका x आ रहा 2 × 5 × 17 × 5 × 2/5। सॉल्व कर लीजिए। 5 से 5 कैंसिल, 10 हो गया और 340 हो गया, ठीक ना? 17 दूना 34 हो गया, ये 10 हुआ 340 हो गया। आगे चलिए। एक ही ऑप्शन 2 दे दिया। अरे तो हमें उस संख्या का 40% चाहिए ना। आगे आ जाइए।
एक किसान के घर में मुर्गियां और बकरियां हैं। उनके सिरों की कुल संख्या 42, उनके पैरों की कुल संख्या 138। मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको नहीं, उसके साथ जो जंतु दिया गया है उसके पैरों की संख्या से सर में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमें क्या चाहिए? मुर्गियों की संख्या चाहिए। ऐसे देखिए, मुर्गियों की संख्या चाहिए तो टोटल सर कितने हैं? 42। तो अगर 2 पैर वाला हमें चाहिए तो 4 पैर वाला, पहले 4 पैर वाले से गुणा करेंगे, 4 पैर से गुणा करेंगे। हमें 2 पैर वाला में मुर्गियों की संख्या चाहिए जिसके 2 पैर हैं। तो सिरों की संख्या कितना दिया है? सिर की संख्या है 42। हमें 2 पैर वाला चाहिए तो 42 में क्या कर देंगे? 4 से गुणा। अगर 2 पैर वाला चाहिए, 2 पैर वाला जंतु चाहिए, ये 60 ट्रिक है। पैर वाला जंतु तो क्या करेंगे? 4 से गुणा। 42 में इससे गुणा करेंगे 4 से, कितना हो गया? 4 दूनाई 8, 4 चौक 16, 168। अब जो टोटल पैरों की संख्या दिया है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। किसका? 168 और 138 दिया है कुल संख्या पैरों की। तो 168 माइनस 138 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। और इसी को 2 से क्या कर देंगे? भाग। तो पता चल जाएगा 2 पैर की वाले जंतु की संख्या, मुर्गियों की संख्या पता चल जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। ठीक ना? बी ऑप्शन। तो देखिए, अगर 2 पैर वाला चाहिए तो 4 से गुणा करिए और पैरों का अंतर निकालिए, बटे 2 कर दीजिए। अगर 2 पैर वाला, अगर 4 पैर वाला चाहिए तो 2 से गुणा करिए, अंतर लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। समझे बात को? अगर आपको 2 पैर वाला चाहिए तो सरों की संख्या में 4 से गुणा, अगर 4 पैर वाला चाहिए तो सरों की संख्या में 2 से गुणा करके, जो आपको क्वेश्चन में पैरों की संख्या दिया है दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, बटे 2 कर देंगे, पता चल जाएगा। यानी कि 2 पैर वाला चाहिए तो 4 से गुणा करेंगे सिर में, फिर अंतर लेंगे पैरों से, और अगर 4 पैर वाला चाहिए तो 2 से गुणा करेंगे, फिर अंतर लेंगे, बटे 2 करेंगे। समझ गए बात को? ठीक है ना? आगे चलिए। चौदह नंबर देखिए। 36 लड़कों और उनके प्रोफेसर की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि प्रोफेसर को छोड़ दिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। प्रोफेसर की आयु ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष घट गया, 1 गया, तो 35 ये हो गया और 18 पहले से। नहीं, 36 और प्लस 18, 36 लड़के हैं ना, मैं सोचा टोटल 36 है, 37 है टोटल ना। कुछ करना नहीं है। देखिए, 36 प्लस 1 37 का दिया है। 36 लड़के हैं और 1 प्रोफेसर है, ठीक ना। तो औसत कितना दिया है? 18। इसमें से ये चला गया तो औसत कितना हो गया? 36 का 17 हो गया, ठीक ना। 1 की कमी आई तो कितने पर कमी आएगा? 1 का 36 पर। तो 36 ये हो गया, और कम से कम प्रोफेसर कितने साल का रहा होगा? 18 का। अगर औसत ना बदलता तो 18 साल का था, लेकिन औसत में कमी आ गया तो 36 इस कमी को पूरा करने के लिए चला गया, या 36 जो है उस प्रोफेसर की आयु कमी में दिखाई पड़ने लगी। तो 36 प्लस 18 कितना हो गया? 64। कितना होगा? 54। कितना हो जाएगा? 54। सॉल्व भी कर दें। इतना आसान बता रहे हैं। 36 ये था, एक 37 लोग थे, 18 था औसत आयु, वहाँ चला गया, प्रोफेसर को हटा दिए तो 17 हो गया। तो 1 वर्ष घटा तो यहाँ कितने लोग थे? 36 लोग। 36 वर्ष की कमी आ गई, यानी कि 36 वर्ष इस पुराने औसत से 36 वर्ष बड़ा है प्रोफेसर।
18 प्लस 36 बस आंसर, और क्या। नहीं तो सॉल्व करना है तो देखिए फिर क्या करेंगे। 37 गुणे 18 माइनस 36 गुणे 17, ये हो जाएगा प्रोफेसर की आई। ठीक ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन 15। ए ने एक बैंक में 8,000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। बी ने 6,000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर जमा की। 3 वर्ष बाद उनके ब्याज राशि के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, एक जमा किया है 8,000 ना, 8% की दर से, कितना समय, 3 वर्ष, और किस पर है ये, एसआई पर। एक जमा किया है 6,000 10% की दर से, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए, ये किस पर है, सीआई पर। ठीक है ना। तो 8 त्रिक 24, 24% इसका ब्याज क्या होगा, 3 वर्ष का 24% होगा। तो कितना हो गया, 8,000 गुणे 24/100। ठीक ना, ये हो गया पहले वाले का जो भी नाम हो, इतना ब्याज हो गया। और इसका ब्याज क्या हो जाएगा, 10% की दर से 3 वर्ष का देखेंगे सीआई में तो कितना बनेगा, 33.33 बनता है शायद, देख लीजिए। 10 का बनाएंगे 10 10 10, इसका बनाएंगे हो गया 21, फिर इससे लेंगे XY तो 21 + 10 और 21 गुणे 10/100, ये हो गया 31 और प्लस 2.1, ये हो गया आपका 33.1% ब्याज बनेगा, 33.1%। तो 6,000 का 33.1% निकाल लीजिए, 6,000 का 33.1% ब्याज निकाल लीजिए, ये हो गया सीआई। कितना आया ये, 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए और एक आपका दशमलव चला जाएगा और 6 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19, 1986 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 16 3 19, 1920 ये होगा। दोनों का क्या चाहिए, डिफरेंस, दोनों का क्या चाहिए, अंतर। अंतर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। 1986 माइनस 1920। ठीक है ना, आगे चले। कहाँ शॉर्टकट, और कौन शॉर्टकट बताया यार, शॉर्ट तो किए। हाँ, क्या शॉर्टकट करेंगे बताइए। कैसे डायरेक्ट लगेगा बताइए। अरे भाई, मूलधन तो बराबर होना चाहिए तब तो लगेगा वो। कहाँ से कहाँ सोच रहे हैं। 3 वर्ष के साधारण ब्याज, ये बता रहे हैं 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल दीजिए। PR² / 100 का स्क्वायर इंटू 300 + R/100, यही ना। यहाँ पर एक ही तो P है, P1 P2 थोड़ी है। एक ये मूलधन क्या होना चाहिए था, बराबर। अगर बराबर होता तो लगता वो ना। आगे चले। टेंशन मत लिया करिए, गलत जगह जाएगा ही नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता, बात अलग है। अगला देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अब जैसे इसी को 60, ये सब नहीं लिखना है, याद हो जाता ना, ये याद है, 33.1%
सॉरी, 10-10 का 3 वर्ष का है, 33.1% बनेगा। तो 6,000 का 33.1% निकाल लीजिए, और यहाँ बताइए 8% है, 3 वर्ष का 24% बनेगा। तो लिखना नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना उसको, अब मुझे समझाना है तो लिखना पड़ रहा है। अगला देखिए, निम्न को सरल करना है। √521/1849, तो √1521/1849, ठीक ना। तो आपका लास्ट में एक आना चाहिए, तो या तो आपका ऑप्शन है ए या तो है सी, और इसमें आंसर बनेगा सी। कितना? 39/49 कितना है? 43 ना, ठीक है। अब देखिए और थोड़ी चीज़ें बता दें, कुछ शॉर्टकट नहीं सोचना है। जैसे ये 30 और 40 के बीच पड़ेगा, ये 900 और 1600 के बीच में है ना, 900 और 1600 के बीच में है। इसके इकाई अंक कितना आ रहा? 1। तो इकाई अंक किससे 1 मिलेगा? या तो 1 से या तो 9 से। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा लास्ट में, या 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो 900 और 1600 मतलब 30 और 40 के बीच में है। 30 का स्क्वायर करेंगे 900 बनेगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 बनेगा। तो 30 और 40 के बीच में है ये इसका मान। 30 और 40 के बीच में लास्ट में 1 बनेगा, या तो 31 का बनेगा या तो 39 का बनेगा। या तो ये 31 का मान है या तो 39 का है। 31 30 के नज़दीक है, ये 1521 किसके नज़दीक है? 1600 के है। इसलिए 31 जो है वो 30 के नज़दीक है, ये नहीं होगा। कौन सा होगा? 39 होगा। तो ये हो गया 39। ऐसे इसका देख लीजिए, ये आपका किसका है? 1600 से ऊपर है, यानी कि ये 1600 और 2500 के बीच में है। यानी कि आपका मान 40 और किसके बीच में है? 50 के बीच में है। 40 और 50 में लास्ट में 9 किसका बनेगा? या तो 3 का बनेगा या तो 7 का बनेगा। यानी कि आपका मान या तो 43 है या तो 47 है। अब 1849 1600 के नज़दीक है कि 2500 के? 1600 के, इसलिए आंसर क्या बनेगा? 43 बनेगा। बस आगे चलें, और कितना शार्ट करें यार, शार्ट तो बता रहे हैं, और कोई ट्रिक बताएं? चलिए आगे चलिए। 17। हाँ, लेकिन ये जब परफेक्ट आपका स्क्वायर संख्या दिया होगा तभी काम करेगा ना। अब कोई ऐसी संख्या दे दिया जिसका स्क्वायर रूट निकल ही नहीं रहा है, तो वहाँ पर तो फिर दशमलव में करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलिए, एक संख्या में 3 अंक है जिनका योग 18 है, और बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। यह संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है, तो वह संख्या क्या थी? तो ऑप्शन से करिए। क्या कह रहा? एक संख्या में 3 अंक हैं जिनका योग 18, बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है। तो पहला ऑप्शन देखिए 5 8 5, इसका बीच वाला अंक दोनों अंकों के योग के बराबर है, नहीं है। फिर आ जाइए बी, बीच वाला अंक अंतिम 2 अंकों के बराबर है, तो ये हो सकता है। सी नहीं होगा, डी हो सकता है। तो यानी कि हमारा आंसर या तो बी है या तो डी है, या तो दूसरा आंसर है या तो चौथा है। तो कितना कितना था? पहले हमने किससे निकाल लिया कि बीच वाला अंक अन्य 2 अंकों के योग के बराबर है, ठीक है ना, इससे निकाल लिया। तो आपका 2 ऑप्शन कट गया। एक 585 लिखा था, 585, 396, और अगला लिखा था 486, और लिखा था आपका 495।
4 9 5। तो कह रहा है कि बीच वाला अंक अन्य दो अंकों के योग के बराबर, ना तो ये हो रहा है ना तो ये हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये हो रहा है 9, ये हो रहा है 9, तो बीच वाले अंक के बराबर हो जा रहा है, या तो ये आंसर है या तो ये है। अब दूसरा कंडीशन फॉलो कर सकते हैं, अंकों का योग क्या होना चाहिए 18, तो इसके भी अंकों का योग 18, इसके भी अंकों का योग 18, तो ये होगा नहीं। अब आपसे कह रहा है कि ये संख्या के अंकों के क्रम को उलट देने पर वह संख्या 297 अधिक हो जाती है। इसका अंक का क्रम पलटिए तो हो जाएगा 6 9 3 और ये हो जाएगा 5 9 4, तो इसमें 200 का अंतर है ही नहीं, यही बनेगा आपका 297 का अंतर है ना, तो इसमें बन जाएगा 297 का अंतर। 13 में से 6 गए 7, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। सॉल्व भी करना पड़ेगा, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है 160 है। तो आप 160 को 4 से क्या कर दीजिए भाग, 4 संख्या है 160 को क्या कर दीजिए 4 से भाग, तो कितना आएगा 40, कितना आएगा 40 आएगा, ठीक ना। इसके पहले कौन सी संख्या पड़ेगी 39, हमें विषम लेना है, तो 39 उससे पहले 37 होगा, उसके पहले 41 होगा और उसके बाद क्या होगा 43, ये संख्याएं हो जाएंगी आपकी। हाँ एक्स से ही कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, ठीक है। 5 पूछता भाग देते तो डायरेक्ट विषम ही आ जाता, ठीक है। तो 4 अंकों का 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 160, हमने 4 से भाग कर दिया तो ये तो सम आ गया, हमें विषम वाला चाहिए। तो ये जब 4 है तो ये जो आपका आ रहा है, ये जो बीच की दो संख्याएं हैं उनके मध्य की संख्या आएगी। ये आपने जो निकाला ये क्या निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया माध्यिका भी कह सकते हैं या कह सकते हैं माध्य निकाल लिया या औसत निकाल लिया, ठीक है ना, या माध्यिका भी कह सकते हैं क्योंकि 4 के लिए तो माध्यिका भी होगा ना। तो माध्यिका आपने निकाल लिया, तो माध्यिका इन दोनों के बीच में होगा, तो बीच में यानी कि 40, 40 से पहले एक होगा 39 और एक 37, उसके बाद एक 41 और एक 43, ठीक है ना। आगे चले, और या अगर विषम क्रमागत मानेंगे तो ऐसे मानिए, जैसे x से जो सॉल्व करेगा उसके लिए एक हो गया x, x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 6। कुछ लोग ये मानेंगे, कुछ लोग मानेंगे x माइनस 2, फिर आपका हो गया x प्लस 2 और x प्लस 4, चाहे ऐसे मानिए चाहे x माइनस 4 से शुरू करिए, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 160, इसलिए हो गया 4x और 6 4 10 2 12, 160 माइनस 12, इसलिए x बराबर 148, 148/4 कितना आ गया 37, सबसे छोटी संख्या। वैसे ही करेंगे, क्या कर देंगे 4 से भाग और उससे पहले की दो संख्या उसके बाद की दो संख्या ले लेंगे, और अगर पदों की संख्या विषम होती, अगर 5 होता 5 का योग दिया होता तो भाग करते तो मध्य वाली संख्या मिलती, उससे 2 पहले उससे 2 बाद। आगे चलिए 19, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सॉल्व करिए आप लोग।
आ गया। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 होगा। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हो गया होगा ना सबका, कराएं? देखिए करा देते। क्या लिखा है? वर्तमान ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष बाद आपको दिया है 5:3, तो एक का हो जाएगा 5x, एक का हो जाएगा 3x। 5 वर्ष बाद चले जाइए तो अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात आपका हो जाता है 10/7 या 10:7। ये ए का था और ये बी का। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 7×5 = 35x - 35 बराबर 5 वर्ष बाद है कि पहले? सॉरी 5 वर्ष बाद, तो प्लस प्लस, तो 35 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 30x + 50 ना। ये हो गया 5x बराबर 15, x बराबर 3। क्या चाहिए हमें? अंतर चाहिए। अंतर 2x का है। कितने का है? 2x का, इसलिए 2 × 3 कितना? 6। आगे चले। क्या पूछा है? अंतर ही तो पूछा है। 6 हो जाएगा। क्या हुआ? कैसे? हाँ हाँ, तो यहाँ अंतर कैसे चल नहीं रहा ना सही अंतर जो आप कह रहे हैं। 5:3 है और 10:7 है, ये कह रहे हैं ना। यहाँ का डिफरेंस कितना है? 5। यहाँ का डिफरेंस कितना है? 4 है। तो ये जो आपका ये अंतर चल रहा है ये अलग हो जा रहा है ना। तो गुणा करने में टाइम, उससे पहले तो इससे कर लेंगे ना, जो गुणा करने वाला होता है। दोनों में किसी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे पहले इससे कर लेगा। अंतर बराबर आ रहा तभी करिए, नहीं तो गुणा वाला मत करिए, ठीक है ना। उसको बराबर करने के चक्कर में और टाइम लग जाएगा। वो अंतर थोड़ी लिया जाता है। अरे भाई, हमें ये अंतर बराबर करना है, इसको इसको। 5-5 वर्ष दोनों में जुड़ रहा, तो ये अंतर बराबर करना है। इसमें भी किसी से गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी। उससे अच्छा तो इससे कर लेंगे पहले। अगर अंतर बराबर दिख रहा है तभी करिए, नहीं तो गुणा खोजते रहेंगे, मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक ना। आगे चलें। कभी कभी यूट्यूब वाला पूछने लगते हैं आप लोग यार। वो सेट करके लाते हैं, बता देंगे आपको, फिर वो आप खोजते रहेंगे उसी में। आधा घंटे गुणा ही खोजता रहता लड़का। अरे साफ साफ दिख रहा है तो करिए, नहीं क्या जरूरी है उसे गुणा करके करने का। आगे चलिए। वो देखिए, वो कोई अंक सेट रहता है, ठीक ना। वो सेट कर लेते हैं, उसी अनुसार वो याद कर लिए किसी से गुणा करना है, ठीक ना। अब आपको याद थोड़ी रहेगा, वहाँ पर संख्या बदल दिया तो फिर याद करते रहिए, आप गुणा करते रहेंगे, जल्दी बराबर ही नहीं होगा वो। आपने जो 5 वर्ष जोड़ा है वह दोनों के अनुपात में बराबर आना चाहिए, तो उस 5 के बराबर हो जाता है वो, और फिर वही बराबर सीधा यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। वो बराबर करने के लिए आपको दोनों में किसी न किसी संख्या से गुणा करके अंतर बराबर लाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप ऐसे कर लीजिए। आगे चलें। ढूंढना तो पड़ेगा आपका ना किससे गुणा करना है। आगे चलिए नेक्स्ट पर। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 बचता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए।
क्या हुआ, नहीं आ रहा है। यदि किसी धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में से घटाया जाता है तो शेषफल 812 आता है। एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाया जाता है तो आता है 812। एक्स स्क्वायर में से एक्स संख्या घटाया जाता है तो आता है 812। ठीक ना। तो आपका ये 900 के आसपास पहुंच रहा है। ठीक ना, 900 के आसपास है। तो आपकी जो संख्या है वो 30 के आसपास होगी। 812 आ रहा ना, 900 के पास में है, तो ये आपकी संख्या जो है वो 30 के आसपास में होगी। तो 29 कितना है, 29 ना। चलिए, क्योंकि 27 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं। ठीक ना। तो ये ऐसे आपको पता चल जाएगा। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर में से एक्स घटाया आपने तो 812 है, तो ये किसके आसपास में है, 900, यानी कि 30 के आसपास संख्या होगी। तो 30 के आसपास है तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 729 आएगा। ठीक ना। तो 729 में से 27 घटाएंगे तो और कम हो जाएगा, यानी कि 27 से ऊपर है, या तो 28 होगा या तो 29 होगा। 29 का स्क्वायर कर लीजिए, 29 का स्क्वायर माइनस 29, तो ये 9 9 81, 1 11 में से 9 गए 2, इसी में मिलेगा। अगर 28 का करेंगे तो 28 का स्क्वायर माइनस 28, 8 28 64, 4 हुआ, 14 में से 8 जाएगा तो लास्ट में 6 आएगा। इसलिए क्या हो जाएगा आपका आंसर 29 आ जाएगा। समझ गए ना बात को। आगे चले, या जो ये कह रहे थे क्या कर लीजिए, इसका एक्स कामन कर लीजिए। जैसे इन्होंने कहा कि एक्स क्या कर लीजिए, कामन कर लीजिए। एक्स कामन कर लिए तो हो गया एक्स माइनस 1, ये हो गया 812। तो आपका हो जाएगा 29 गुणे 28। ये क्या लिखा है, 29 गुणे 28। एक्स बराबर हो गया आपका 29, एक्स माइनस 1 बराबर हो गया 28। ठीक ना, यही किए हैं। आगे चलिए, फिर आपको फैक्टर लिखना पड़ेगा, बस यही। हाँ, ऑप्शन पे गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे। नेक्स्ट चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 21। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 90 है, 90 पर 90% का लाभ, 90 पर 90% का लाभ। 90 गुणे 190/100, 19 गुणे 9 कितना होगा, 171। तो 90 हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक ना। कह रहा है कि एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर, हाँ, दोहरा समीकरण बना दें। देखिए भाई, ये कह रहे मान कर ही लगाइए। एक तरीका ये है, जैसे आपने मूल्य मान लिया कक्षा 8 वाला यक्स, इस पर लाभ क्या हो गया, x% का। तो 100 मान के कहाँ लगेगा, यक्स गुणे 100 प्लस यक्स बटे 100 बराबर 171। एक तो ये हो गया, ऐसे नहीं करना है। ठीक ना। आपको क्या दिया, 171, 171 का फैक्टर ढूंढेंगे। 171 का फैक्टर, 171 का ऐसा फैक्टर जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 10 हो। जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, 10 हो। तो ये हो गया 19 गुणे 9। ठीक ना। तो जो इसमें छोटा मान होगा उसी में क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक ना। किसमें, ये लाभ वाले में होगा। ये किसमें होगा, लाभ वाले में, लाभ वाले में होगा ये। ठीक है, आगे चले। हान वाले में 2 आंसर होगा। हान वाले में क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर अंतर्दश होना चाहिए, वहां पर योग। जैसे हमने दे दिया, ये लाभ का स्थिति है, यानी कि जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य अगर यक्स है तो x% का क्या है, लाभ है। ठीक ना। ये लाभ वाली कंडीशन है। मान लीजिए क्रय मूल्य यक्स है और हानि भी क्या है, x% का है। ठीक ना। तो उस क्वेश्चन जैसे आपका आ गया 21,
इसका फैक्टर ढूंढेंगे जिसका योग क्या होना चाहिए 10। यहाँ पर अंतर 10, यहाँ पर योग 10, तो हो जाएगा 7 गुणे 3 हो रहा है 10। इसका दोनों आंसर हो सकता है, दोनों में 0 लगा देंगे, एक 70 होगा, एक 30 होगा। तो इसमें कोई एक आंसर आपका देता है, या तो 70 ही दिया रहेगा या तो 30 दिया रहेगा। आगे चले, चलिए। लाभ वाले में अंतर, हानि वाले में योग, और योग क्या होना चाहिए 10, वहां पर अंतर क्या होना चाहिए 10। आगे चले, सौ मान कर नहीं करेंगे, 100 मान लेंगे तो नहीं होगा ये, ठीक ना। 100% का लाभ 200 हो गया, फिर 200 के बराबर करेंगे, जल्दी साल भी नहीं होगा। आगे चलिए। एक कार 20 लीटर पेट्रोल में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। 30 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी? कर लेंगे, आसान है भाई, इसमें कुछ करना थोड़ी है। 20 लीटर में कितना, 20 लीटर में 150 किलोमीटर कितने में बताना है, 30 लीटर में बताना है। 150 बटे 20 गुणे 30, ठीक ना। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 15 तियाँ 45, 450 बटे 2, 225 किलोमीटर, 225 किलोमीटर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए। तेईस, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3 और 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। 2, 3, 5 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचता है। पहले 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर लीजिए। 2, 3, 5 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2, 3, 5 का पहले क्या लेंगे, 2, 3, 5 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, हाँ 30। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000, 1,000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,000, 30 से भाग कर देंगे, 1,000 भागे 30। इसके बाद आना चाहिए, इसके बाद ना, इसके बाद तो कितना बनेगा, एक बार 3 बार जाएगा, 90 हो गया, फिर से 100 हो गया ना। अब की बार कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार, कितना हो जाएगा 120। तो 20 माइनस में हो गया, यानी कि जो संख्या बनेगी कटने वाली वो 1020 बनेगी। लेकिन हमें कटने वाली संख्या नहीं चाहिए, तो विभाजित होगा किससे, 2, 3, 5 से 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो विभाजित होने वाली होगी 1020। और हमें क्या चाहिए, शेषफल 1। हमें क्या चाहिए, शेषफल 1 चाहिए। तो 1020 प्लस 1 कितना हुआ, 1021। कितना होगा, 1021। आगे चलें, क्या हुआ सचिन, हाँ हाँ भाई, ऑप्शन से भी लग जाएगा, देखिए बता दे रहे हैं, देखिए ऑप्शन से देख लीजिए, देख लीजिए ऑप्शन से ही कह रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 से विभाजित होता है तो एक शेषफल आता है, तो अंकों का योग 3 से कटने पर एक शेषफल आना चाहिए।
अंकों का योग 3 से कटने पर एक शेषफल। पहला ऑप्शन 9 1 10 11, इसमें 2 आएगा शेषफल। दूसरा ऑप्शन 1 4 5, 5 1 6 हो गया, ये पूरा कट जा रहा है। 1 4 1 है ना, 1041 है, तो इसके अंकों का योग तो 6 होगा, तो 3 से पूर्णतः कट जाएगा। इसके बाद है 1021, इसके अंकों का योग कितना हुआ 4, भाग करेंगे तो 3 से शेषफल कितना आएगा 1 हो जाएगा। सी ऑप्शन, चाहे ऐसे कर लीजिए, चाहे 3 से भाग करिए तब भी एक शेषफल आएगा पूरी संख्या को, और चाहे अंकों के योग को भाग करिए तब भी शेषफल 1 आएगा। आगे चलें, 5 से देखते तो 5 से सब में शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए 5 से नहीं चेक किए। 2 से देखते, 2 से भी सब में शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए 2 से नहीं चेक किए हैं। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत ज्ञात कीजिए। आय और व्यय 9:5 में है, आय व्यय किस में है 9:5, तो कितना हुआ योग 14। 14 बराबर कितना, कितना दिया है टोटल आय, टोटल आय कितना दिया 27। हाँ अच्छा, आय और व्यय दिया है, ठीक है, आय और व्यय का अनुपात दिया है और आपको आय दिया है, तो 9 बराबर दिया है 27,000, इसलिए 1 बराबर 3,000। और हमें क्या चाहिए, ये आय है और ये क्या है व्यय है, हमें क्या चाहिए बचत, तो बचत क्या हो जाएगा 4, बचत क्या हो जाएगा 4, हमें 4 चाहिए, कितना हो जाएगा 12,000। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 7 8 है और उनके वर्गों का योगफल 7808 यानी 7,808 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। धनात्मक लिखने की जरूरत थी इसमें, संख्याओं का अनुपात क्या दिया है 3 7 8 और वर्गों का योग दिया है, संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो इसका कितना होगा 9, इसका कितना 49, इसका कितना 64, जोड़ दीजिए सबको, वर्गों का योग दिया है, कितना आ गया 122। 122 बराबर दिया है 7,808, 7808, इसलिए 1 बराबर 7808 बटे 122। हमें चाहिए क्या, ठीक है भाई बता दे रहा, अभी वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। कितना आया 1 बराबर कितना आया, इसको भाग दे लीजिए, कितना आया, आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, इसको बताइए क्या आया, के स्क्वायर का मान आएगा ना ये, ठीक है, आर स्क्वायर के स्क्वायर कुछ भी कहिए। सिक्सटी 64 ना, अब इतना सोचना नहीं है, देखिए जैसे यहाँ आ गया तो आप समझ रहे हैं कि ये जो के, ये जैसे कह रहे हैं यहाँ के मान लेना चाहिए था, तो यहाँ तो के स्क्वायर का मान ही आएगा, तो ठीक है, चाहे के स्क्वायर मान लेते तब भी सही था, नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हमें वर्गमूल लेना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये जब आ गया तो ये जो मान आएगा वो आएगा स्क्वायर संख्या, स्क्वायर संख्या आएगा तो कितनी बार, अच्छा कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, तो 6 वाले में आएगा, 6 वाले में कौन सा स्क्वायर संख्या 64, तो सीधा 64 लिख देना चाहिए था, समझ गए ना बात को। क्या के बराबर क्या आ गया 8, और हमें क्या चाहिए सबसे छोटी संख्या, हमें चाहिए 3 के 3 गुणे 8 24। आगे चलें, 24 टाइम ऐसे बचा सकते हैं, जैसे यहाँ आ गया तो आपका के स्क्वायर आर, तो समझ रहे हैं कि
अगर स्क्वायर संख्या नहीं आएगी तो एग्जैक्ट मान निकल नहीं पाएगा। स्क्वायर संख्या रहा तो ये 12 से 12 छक 72, 6 वाले कॉलम में जाएगा तो 6 में कौन सा बनेगा, 64, ठीक ना, 64 ही तो बनेगा 6 वाले में, और कोई तो उसमें बनेगा नहीं। फिर उसके बाद 64 के बाद 81 होगा, 81 के बाद 100 होगा, ठीक ना। आगे चलें, चलिए 26 बताइए। बिंदु ए 1 2, बी 3 4, सी 4 1, एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं जो डॉट 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 है। तो जो आपको ऑप्शन लिखा है वह ऑप्शन क्या लिखा है, भुजाओं के संबंध में त्रिभुज का मान बताना है, यानी कि भुजा कैसी है उसके अनुसार त्रिभुज आपका लिखा गया है। क्या लिखा गया है, समबाहु त्रिभुज, यानी कि भुजा से बता पाएंगे। समकोण त्रिभुज, यानी कि ये भी भुजा से और कोण दोनों से डिसाइड हो जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दोनों से डिसाइड होता है, कोण से और भुजा से, दोनों से। भुजा से डिसाइड होगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, और कोण से आप जान ही रहे, एक कोण 90 हो जाएगा तो हो जाएगा समकोण। और आगे समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है, और आगे है विषमबाहु त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो। तो हमें भुजा के बारे में ही बताना है, भुजा से ही संबंध बताना है त्रिभुज का, यानी कि त्रिभुज का जो नेचर है वो भुजा से बताना है कि कैसा त्रिभुज है, ठीक ना। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो ए का पॉइंट कितना दिया है, 1 2, 1 2, इसका कितना दिया है, बी का 3 4 और 4 1, 3 4 और 4 1, ठीक ना। हम क्या निकाल लेंगे, भुजाओं की संख्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि x1 y1 और x2 y2, ये निकाल लेंगे। तो आपका दो भुजाओं के बीच की, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो देखें, और अगर ऐसे नहीं करना तो और चीज़ मैं अभी बता दूंगा, पहले आप भुजा निकाल लीजिए, फिर ऐसे देख कर ही बता देंगे ये कैसा है, ठीक ना। देखिए पहला अगर हम ए बी निकाल लें, ए बी निकालेंगे तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, 4 सीधा लिख दें, 4 4 प्लस, और 4 में से 2 गया फिर से 4, तो ये हो गया अंडर रूट 8, यानी कि 4 रूट 2 आ गया कौन, हाँ 2 रूट 2, 2 रूट 2 आ जाएगा, सॉरी। फिर आपका क्या है, बी सी ले लीजिए, बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी, तो 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर ना, 1, और 1 में से 4 गया तो हो गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9, अंडर रूट 10। फिर इसमें से इसको निकाल लीजिए तो कितना हुआ, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और प्लस 1 में से ये गया, ये हो गया 1, ये हो गया आपका सी ए, ये भी हो गया अंडर रूट 10, ठीक ना। तो दो भुजा क्या आ गई, बराबर, दो भुजा बराबर, तो क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब दूसरा चीज, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी, जैसे हमने इसमें से इसको घटाया तो कितना कितना आया, इसमें से इसको घटाया तो 2 आया, और कितना आया, 2 आया, ठीक है ना। इसमें से इसको घटाया तो कितना आया, 1 आया, और कितना आया, 3 आया, माइनस प्लस कुछ भी आएगा, स्क्वायर होगा तो प्लस ही आएगा। इसमें से इसको घटाया तो कितना आया गया, 3 आया, 1 आया। तो यहाँ पर दोनों का ये अंतर देखिए एक जैसा आ रहा है, तो स्क्वायर करेंगे तो योग भी 1 आएगा, यानी कि कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो स्क्वायर ना भी करते तब भी काम चल जाता, क्योंकि हमें भुजाओं के बारे में ही बताना है। आगे चले, जब ये दोनों अंतर बराबर बराबर आ गए तो इसका स्क्वायर करके योग करेंगे तो वो भी चीज़ बराबर आएगा। समझे मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, यही बता देते हम। और अगर ये भी बराबर आ जाता, 3 1 या 1 3 आ जाता, तो क्या हो जाता, समबाहु त्रिभुज हो जाता। आगे चलें,
आयत, आयत में, हाँ उसमें भी हो जाएगा, उसमें भी बिंदुओं के बीच की दूरी ही करेंगे। अंतर ले लीजिए, यहाँ 1 3 का अंतर आ गया, 3 1 का, तो ये दोनों बराबर ही आएंगे जब योग करेंगे उसका। हाँ इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उससे पहले हम बता देते ना, इसीलिए तो कहे पहले कर लीजिए फिर बता दे रहा है, ऐसे कर लेते ज़्यादा सही था। आगे चलिए, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। वृत्त की त्रिज्या, तो 24 से आधा 12, 12 5 13, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक ना, सॉल्व कर देते हैं, देखिए हम 5 मिल गया तो आप 12 और 13 ही ढूंढिए। 12 24 आ रहा तो समझिए आधा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो तब भी बता देंगे 13 ही होगा। 5 आ गया ना तो 12 ही मिलेगा, तो 12 का गुणज हो रहा हो सकता हो ऑप्शन में हो, तो 12 का 24 है, यानी कि उसका आधा। तो देखिए एक वृत्त है, इसका सेंटर है, यहाँ एक जीवा है जो कि कितना है? 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला जीवा पर, तो यह है 5 सेंटीमीटर। तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, तो 5 12 से 13 हो जाएगा ट्रिपलेट। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। आगे चलें, यदि किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 35% की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 3/15 हो जाता है। मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न x/y है। मूल भिन्न क्या है? x/y है। मूल भिन्न है x/y। पहले में 30% की वृद्धि तो 130, 30% की वृद्धि क्या होगा? 130, और फिर क्या करना है? 35% की कमी, तो कितना हो गया? 65%। 130%, ये 65% बराबर कितना हो गया आपका? 3/15, 3/15। इसके मूल भिन्न x/y हो जाएगा 3 गुणे 65/15 गुणे 130। ये 2 बार में कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 3/30 यानी कि 1/10। 3 से काट दीजिए और एक बार। आगे चलिए, मूल भिन्न आपकी है 1/10, ठीक ना? ब्लर तो नहीं हो रहा है? आगे चलिए, 29 क्या दिया है? ABC में कोई त्रिभुज है, BI और CI कोण ABC और कोण ACB के कोण समद्विभाजक हैं। कोण BAC बराबर 45 डिग्री है, तो कोण BIC का मान है 90 + a/2, 90 + a/2, 90 + a/2। देखिए ये आपका त्रिभुज है ABC, B और C का समद्विभाजक किस पर मिलता है? I पर। B और C का समद्विभाजक किस पर मिलता है? I पर। हमें जो बताना है वो बताना है BIC, यही बताना ना, BIC बताना है। और ये कितना दिया है? 45 डिग्री, तो ये कोण होगा 90 + a/2। कोण अर्धक परमीय, अंतःकोण अर्धक परमीय, अंतःकोण अर्धक परमीय 90 + a/2, तो 90 + 45/2, 90 + 45/2 यानी कि 22.5, यानी कि 112.5, 112.5। हाँ दुगना हो जाता है, जब कॉन्सेप्ट रहेगा तब दुगना हो जाएगा, ऐसे दुगना हो जाएगा। परित पर बना कोण
केंद्र पे बने कोण का आधा या केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दुगना, वो उसमें होगा, इसमें होगा दुगना। ठीक ना। ये आपका वृत्त है, यहाँ परिध पर ए है, यहाँ पर आपसे कोण केंद्र पर पूछ रहा है, ये हो जाएगा 2a। आगे चलें। एक बाहर बनेगा, बाह्य कोण अर्धक परिमेय जैसे ये है, तो यहाँ और यहाँ पर आपका मिल रहा आई पर, ये हो गया, ये बी और ये सी हो गया, तो यहाँ का कोण जो होगा 90 माइनस a/2, 90 माइनस a/2, बाहर 90 माइनस a/2, अंदर 90 प्लस a/2। आगे चलें। 30 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समषष्ठभुज का क्षेत्रफल 6 गुणे 1 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समषष्ठभुज हो जाएगा आपका का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 a² कर लीजिए, 6 गुणे √3/4 गुणे 5 गुणे 5। ठीक ना। अगला कितना बना, ये आंसर तो बता दीजिए। 75 √3/2। करड़ी वर्डी छोड़ दीजिए, अब ऐसे पढ़ा करिए। 75 √3/2। आइए चलिए आगे चलिए। पढ़ा जाएगा 75 √3/2 या 75 वर्गमूल। हाँ क्या? चलिए आइए 31 आ जाइए, ज़्यादा हिंदी मत पढ़िए।